गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी का द्विघात समीकरण। बेटा पिछले वीडियो में जो है हमने द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण का हल करने का फार्मूला, सूत्र, उसकी उत्पत्ति देखी थी। मूलों का योगफल, गुणनफल, ये सब हमने निकाला था। आज हम लोग जो है द्विघात समीकरण में पहली प्रश्नावली 4.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो बेटा इसमें जो है हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो बेटा उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पर लिया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से, और हम जांच करेंगे, देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बेटा द्विघात समीकरण क्या होता है, तो हमने ये प्रारूप देखा है, ax² + bx + c = 0। अगर हमने इसको कैलकुलेट करके, ठीक है, इस प्रारूप में ला दिया तो फिर हम ये कहेंगे कि ये एक क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो है देखते हैं इसको हम कैलकुलेट करके। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, x + 1 का स्क्वायर = 2x - 3, इस तरीके से। ठीक है, तो x + 1 का स्क्वायर कर लेंगे बेटा हम। तो ये किसको बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है a + b का स्क्वायर = a² + 2ab + b² को, इस तरीके से। ठीक है, तो सर्वसमीका के बिना भी इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर x + 1 है तो दोनों पदों के वर्गों का आप जो है योग लिख लो यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक है, x का वर्ग और 1 का वर्ग 1, और प्लस के साथ तीनों पदों का आप गुणा कर लो। तो मैंने यहाँ लिखा प्लस, और तीनों का हम गुणा कर देते, 2 एकम 2 और इंटू x, तो ये बन गया बेटा 2x, इस तरीके से। ठीक है, अब जो है हम आगे चल रहे हैं, 2 का फिर अंदर गुणा करते तो ये हो जाएगा 2x, और 2 का 3 से गुणा करेंगे तो आ गया बेटा -6, इस तरीके से। ठीक है, अब फिर से यहाँ देखो x², देखो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी 2x है, पक्षांतर से दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे बेटा। 2x उधर गया तो -2x हो जाएगा। ठीक है, तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ 1, और -6 को अंदर ले आते बेटा तो ये हो गया +6 = 0। तो ये बन गया x² 6 और 1 7 और बराबर से 0, इस तरीके से। तो इसमें वर्गात्मक पद उपस्थित है, यानी ये क्या है, वर्ग समीकरण है। तो बेटा हम यहाँ लिख सकते कि ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने यहाँ पर लिया है, x² - 2x = -2 3 - x। ठीक है, तो इसको भी जो है हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो x² - 2x जैसा का वैसा, बराबर से -2 बाहर है, -2 का अंदर ब्रैकेट में गुणा कर देंगे बेटा। तो जब ये 3 से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इस तरीके से। पक्षांतर कर लेते हैं यहाँ, x² - 2x, 2x अंदर लाएंगे तो ये बेटा आ गया -2x, -6 अंदर लाया तो +6, और = आ गया क्या, 0, ऐसा करके। देखो यहाँ x² - 2x - 2x ये हो जाएगा बेटा -4x, और प्लस हो गया 6 = 0। तो बेटा ये तो जो है पूरा 100% क्या है, = 0। देखो वर्ग समीकरण के, द्विघात समीकरण के प्रारूप से अगर इसकी तुलना करते हैं तो ये 100% क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या है, द्विघात समीकरण है, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, जांच करेंगे यहाँ पर। तो देखो क्या होता है, x का x में गुणा करेंगे आप, इधर x² आ जाएगा, x का x में गुणा करेंगे, इधर x² आ जाएगा, और दोनों तरफ का x² पक्षांतर से कट जाएगा। तो ये यहीं डिसाइड हो गया कि ये एक वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन फिर भी गुणा करते इसमें। देखो दोनों कोष्टक का गुणा करते थे, x का x में गुणा करेंगे तो बेटा आ गया x², x का -2 में करेंगे तो ये आ गया -2x, 1 से x में करेंगे तो बेटा आ गया x, और 1 का -2 में करेंगे तो ये आ गया -2, ऐसा करके। ठीक है, अब इधर भी चलते बेटा हम, x का x में गुणा करेंगे तो x², x का -1 में करेंगे तो x, 3 का x में करेंगे तो 3x, 3 का -1 में करेंगे तो -3, ऐसा करके। ठीक है,
पक्षांतर से एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल हो रहा है, सीधा आप कैंसिल कर सकते हैं और बाकी के पदों को जोड़ जाड़ के आप रख दो तो कितना हो जाएगा, बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस लगेगा, 2x में से x गया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर देखो 3x में से x गया तो क्या बचेगा 2x, इस तरीके से। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जो है स्क्वायर जो है इसमें सारे कैंसिल हो गए तो ये द्विघात समीकरण है ही नहीं, फिर भी आप इसको एडजस्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इनका सबका उधर पक्षांतर कर देता हूँ तो 2x माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस एक्स हो गया, माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू बचेगा इधर 0। ठीक है, तो ये बन गया बेटा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इस समीकरण में द्विघात है ही नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसा करके ये आपका आंसर हो गया। तो बेटा अब हमने लिया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो 2 ब्रैकेट है और इधर बाहर x है और एक ब्रैकेट है, तो बिल्कुल इसमें हम सब में गुणा कर देते। देखो 2x का गुणा x के साथ, तो ये बन रहा है बेटा कितना 2x स्क्वायर, 2x का गुणा कितने से -3 से, तो ये हो जाएगा -6x। ठीक है, अब 1 की बारी है तो 1 से गुणा करते हैं तो पद जैसे के वैसे रहेंगे, ऐसा करके बराबर से x से अंदर गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर, x से 5 में गुणा करते हैं तो 5x हो जाएगा, ऐसा करके। इधर कम पद है तो इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो रहा है 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अंदर लाया तो -x स्क्वायर, -6x पहले से है। ठीक है, या आप इसको सॉल्व कर ले, सॉल्व भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी राशि का चिन्ह माइनस लग जाएगा, 6x में से x गया तो बेटा यहाँ बचेगा 5x, -3 पहले से है। ठीक है, अब जो है हमारे पास बचा इधर 5x, तो बेटा मैं ये 3 को लिखने के बजाय 5x भी अंदर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा -5x और अंत में लिख लेंगे -3 इज इक्वल टू 0, ऐसा करके। ठीक है, अब यहाँ हल कर लेते, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो बेटा यहाँ बचा x स्क्वायर, इस तरीके से -5x ये हो जाएगा -10x और -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बिल्कुल प्रारूप की तरह है, bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है इसके जैसा। तो बेटा ये एक द्विघात समीकरण है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लो आप, क्या लिख सकते हैं यहाँ, उपरोक्त समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है, ऐसा करके ये एक आपका आंसर रहेगा। तो बेटा अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं इसकी भी जांच करते हैं और देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो x का गुणा कर देंगे 2x में तो ये हो गया बेटा 2x स्क्वायर, x का -1 में तो ये हो गया -x, -3 का 2x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 एकम 3, इस तरीके से। ठीक है, बराबर से x का फिर x में गुणा करते तो ये हो गया x स्क्वायर, x का 5 में गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा बेटा, -1 दोनों से गुणा करेगा तो -x और -5, ऐसा करके। ठीक है, पक्षांतर कर लेते, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अंदर लाया तो बेटा हो गया -x स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ पर बड़ी वाली राशि का चिन्ह -6 बड़ा है तो -6x और -x कितना हो गया बेटा -7x और +3। इधर भी कुछ हल कर लेते, देखो एक्स स्क्वायर 5x में से x गया तो कितना हो गया 4x और -5, इस तरीके से। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो बेटा x स्क्वायर बचेगा -7x + 3 बराबर से x स्क्वायर + 4x माइनस आ जाएगा 5, ऐसा करके। ठीक है, पक्षांतर से x स्क्वायर से x स्क्वायर घट जाएंगे। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास -7x, मैं उधर से 4x लाता हूँ, बेटा इसको मैं काट देता हूँ ऐसा करके। ठीक है, उधर से मैं लाता हूँ 4x तो -4x आ जाएगा, +3 हो गया, -5 अंदर आया तो +5 हो जाएगा और बराबर से 0। ठीक है, बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस ले लेंगे और समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे, 7x और 4x कितना हो गया 11x हो जाएगा और 5 और 3 हो जाएगा 8 बराबर से 0। तो बेटा इसमें से द्विघात गायब हो गई, ये एक चरीय समीकरण है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि उपरोक्त
समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसा करके। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो बेटा अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 में दिया है बेटा x² + 3x + 1 बराबर से x - 2 का स्क्वायर। बहुत सरल है प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखो ये तो ऑलरेडी कैलकुलेट है, सीधा प्लेन है। अब जो है ब्रैकेट में x - 2 का स्क्वायर, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं बस। x² + 3x + 1 = देखो यहाँ पर a - b का स्क्वायर। सर्वसमीका में पढ़ोगे तो फिर वही वाली बात आ जाएगी, आप अटक जाओगे। तो मेरे ख्याल से क्या करेंगे हम, अगर यहाँ इस तरीके से आता है तो आप दोनों पदों के वर्गों का योग लिख दो। यहाँ दोनों पद है और ये वर्ग है, तो ये हो जाएगा बेटा x² और प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और माइनस के साथ तीनों का गुणा कर दो तो माइनस हो जाएगा 2 दूना 4x, तो ये आ गया बेटा 4x इस तरीके से। ठीक है, अब पक्षांतर से x² से x² क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण तो रहा नहीं अब, तो फिर भी इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते। तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है, +1, पहले से 4 को अंदर ले आते, -4 = 0। तो 4 और 3 हो जाएगा बेटा 7x, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस, 4 में से 1 गया 3 = 0। ये तो एक चरीय समीकरण है, इसमें द्विघात नहीं है। तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसा करके। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पर क्या दिया है, x + 2 की घात 3 = 2x x² - 1। ठीक है, a + b की घात 3 से इसको एक्सप्लेन कर लेते। ये हो जाएगा a + b की घात 3 बराबर से a की घात 3 + b की घात 3 + 3ab, और ब्रैकेट में हो जाएगा a + b। इससे इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से फार्मूला याद कर लेना बेटा। फार्मूले जो है मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा a की घात 3 यानी x की घात 3, b की घात 3 यानी 2 की घात 3, 2 की घात 3 यानी होता है बेटा 8। ठीक है, 3, a का मान x और b का मान आ जाएगा 2, इस तरीके से। ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा a + b यानी x + 2, इस तरीके से। बराबर से इसको अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2x, और x² का गुणा करेंगे तो ये हो गया 2x3, और माइनस हो जाएगा बेटा 2x, ऐसा करके। ठीक है, फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते। x³ + 8 कितना हो रहा है, ये 6x, 3 दूना 6x, 6x का अंदर गुणा करते तो ये आ गया 6x², 6x का 2 से गुणा करते तो ये आ जाएगा बेटा 12x, ऐसा करके। और ये हो गया 2x की घात 3 - 2x, ऐसा करके। ठीक है, इनको पक्षांतर करके उधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो उधर लेकर जाने पर जो है सबसे पहले उधर का पद है 2x की घात 3, ये उधर गया तो -x की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर बारी है 6x² की, उधर गया तो -6x² हो जाएगा। ठीक है, उधर पहले से है बेटा -2x, इधर से 12x से गया तो -12x हो जाएगा। इधर +8 है, उधर गया बेटा तो -8 हो जाएगा, और = 0। सॉल्व कर लेते हैं। 2x की घात 3 में से x की घात 3 गया तो क्या बचेगा, x की घात 3 -6x², और यहाँ सॉल्व करेंगे बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस, 12x और 2x टोटल हो जाएगा बेटा कितना, 14x, और -8 बराबर से 0। तो बेटा ये तो द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें तो त्रिघात है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसा करके। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो है वो 8वां हम ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या दिया है, x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल जो है इजी है बेटा। देखो ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, और x - 2 का क्यूब हमको यहाँ सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा x³
-4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का क्यूब, अभी जो हमने लगाया था थोड़ी देर पहले, बस वैसे तो क्या हो जाएगा a का क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा बेटा 8 -3, ठीक है, ab, ठीक है, तो यह आ जाएगा x इंटू 2 और ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2, ऐसा करके तो यह आ गया x क्यूब -4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब -8, यहाँ हल कर लेते, 3 दूना 6x, तो ये हो जाएगा बेटा -6x², ठीक है, 3 दूना 6x और x में गुणा किया तो -6x² माइनस माइनस प्लस और 6x का गुणा 2 से होगा तो ये हो जाएगा बेटा 12x, ऐसा करके, ठीक है। अब जो है देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या -4x², -6x² को इधर लाते तो +6x² हो जाएगा बेटा, -x इधर से 12x को लाते तो -12x हो जाएगा, पहले से +1 है, अंदर लाया -8 तो +8 हो जाएगा बराबर से 0। बड़ी वाली राशि का चिन्ह 6x² बड़ा है तो 6x² में से 4x² गया तो बचा कितना 2x²। समान राशि समान चिन्ह है, जोड़ना पड़ेगा, बड़ी वाली राशि का चिन्ह -12x और x कितना हो गया 13x, 8 और 1 9 हो जाएगा और बराबर से 0। तो बेटा ये जो है वो द्विघात समीकरण है द्विघात। तो हम यहाँ लिखेंगे कि उपरोक्त समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है, इस तरीके से। तो बेटा अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, ठीक है, सारी इकाइयाँ मीटर में है इसमें, ठीक है। और इसमें बेटा हमको एक क्वेश्चन यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है, इसको हल करने की कोई कंडीशन इसमें दी नहीं है, तो एक हमको यहाँ पर जो है तैयार करना है कि हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देखो क्षेत्र की लंबाई मतलब जो भूखंड है उस भूखंड की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास में आयताकार जो भूखंड है वो इस तरीके से हम एक आयताकार भूखंड मान लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ये है इसकी चौड़ाई और ये है इसकी लंबाई, तो लंबाई हम मान लेते हैं 1 मीटर है, ठीक है, मीटर में है इसकी इकाई, और जो चौड़ाई है वो कितनी होगी वो हमको यहाँ देखना है। देखो क्षेत्र की जो लंबाई यानी ये जो लंबाई है, ठीक है, वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो यहाँ देखना है बेटा जो लंबाई है वो चौड़ाई पर डिपेंड करती है, ठीक है, लंबाई जो है वो किस पर डिपेंड करती है चौड़ाई पर, तो हमको चौड़ाई को x मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको समझ के आधार पर है बेटा, नहीं तो आपको इसको रटना पड़ेगा, तो इसको रटा नहीं जा सकता, इसको समझना है। देखो लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से यानी किस पर डिपेंड है चौड़ाई पर डिपेंड है, यानी लंबाई को हम सीधे प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो हमको किसको प्राप्त करना पड़ेगा पहले चौड़ाई को। तो चौड़ाई क्या मान लिया हमने x मान लिया, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा माना कि चौड़ाई 1 मीटर है, 1 मीटर है, ऐसा करके, ठीक है। तब प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार भूखंड की लंबाई, अब भूखंड की लंबाई निकालनी है हमको, तो लंबाई किस पे डिपेंड है बेटा चौड़ाई पर, ठीक है, ये लंबाई है और ये मान लेते क्या है चौड़ाई है आपकी, इस तरीके से। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई पर डिपेंड करती है, तो हमने चौड़ाई क्या लिया है x, ठीक है, जो लंबाई जो है वो क्या है चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई को हम दुगना कर देंगे बेटा, तो ये बन गया 2x, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है यानी 1 ज़्यादा है तो 1 रख लेंगे, इस तरीके से +1 हो जाएगा। तो भूखंड की लंबाई जो बनी क्या बनी 2x + 1 मीटर। चौड़ाई क्या मानी थी हमने x मानी थी, और इस भूखंड का जो है वो क्षेत्रफल हमको दिया है कितना 528 वर्ग मीटर।
तो जो क्षेत्रफल दिया है तो फिर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयताकार भूखंड यानी आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, ये लंबाई गुणा चौड़ाई, इस तरीके से। बड़ा आसान और बड़ा सरल है। तो क्षेत्रफल हमको दिया है बेटा, कितना दिया है, 528 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल के स्थान पे हम लिख लेंगे 528, क्या लिखोगे आप, वर्ग मीटर, इस तरीके से, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है वो इकाइयों को इग्नोर करते हैं और फिर लास्ट में जो बच्चे जो हैं वो फिर आंसर में जो है उनको समझ में नहीं आता कि इकाइयाँ क्या लगाई जाए। तो मैंने यहाँ बेटा वर्ग मीटर भी लिख लिया। लंबाई जो है वो कितनी है, 1 मीटर है, इस तरीके से, ठीक है। इनटू, या मैं यहाँ m ले लेता हूँ ऐसा, m इनटू चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है बेटा 2x + 1 मीटर, ऐसा करके। देखो मीटर से मीटर का गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा और वो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब अगली स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे 528 1 से इंटू 2x + 1, इस तरीके से। मैं इस x का अंदर गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो x का गुणा करेंगे बेटा अंदर यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 528 बराबर से x का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x। 528 का मैं उधर पक्षांतर कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2x² प्लस x। 528 उधर गया तो -528 बराबर से ये उधर चले गया बेटा तो बचा 0। तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, वर्ग समीकरण, इस तरीके से। तो बेटा हमने अब इसमें लिया है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, दूसरे का सेकंड। क्या बोलता है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है 3 शब्द ऐसे दिए, ठीक है। एक दिया है क्रमागत। तो क्रमागत संख्याएं कैसी होती है, जो एक के अंतर से बढ़ती है, ठीक है। क्रमागत संख्याओं की विशेषता क्या होती है, एक से बढ़ती है, ठीक है। धनात्मक यानी प्लस में है, धनात्मक संख्या है दोनों भी, यानी ऋणात्मक संख्या उसमें सम्मिलित नहीं है। तीसरी बात उस संख्या की विशेषता है पूर्णांक, यानी ये पूर्णांक है, ठीक है, बटे की संख्या नहीं है, 1/2, 2/3, 2.5, 3.5 ऐसी नहीं है, पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या है, ठीक है। तो हम इन 2 संख्याओं पे विचार करते हैं। तो बेटा हमको जो है पहली संख्या नहीं मालूम है तो हम दूसरी संख्या प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमको मानना पड़ेगा कि पहली संख्या, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, 1 से है, ऐसा हमको मानना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर मैं क्रमागत संख्या के बारे में बात करता हूँ। पहले देखो क्रमागत संख्या क्या होती है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 11, 12, ठीक है, 33, 34, 21, 22, ठीक है, एक के बाद एक, कोई भी संख्या आप कोई भी ले सकते हैं इसमें से। तो हम इसको देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है एक के अंतर से बढ़ती है, ठीक है। जैसे मैंने एक में एक जोड़ दिया तो आपको बेटा अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी 2, 2 में एक जोड़ दिया तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी 3, 3 में एक जोड़ दिया तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी 4, इस तरीके से। अब मान लेते मेरे पास पहली संख्या क्या है, 1 से है, इस तरीके से। तो अगली संख्या क्या प्राप्त होगी, तो मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा कितना, 1, तो मुझे प्राप्त हो जाएगी x + 1, इस तरीके से। तो पहली संख्या अगर क्रमागत संख्या हमने x ली तो दूसरी संख्या बनेगी क्या, x + 1, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर मान लेते, माना कि दोनों संख्याओं में से पहली क्रमागत धनात्मक, धनात्मक यानी प्लस वाली संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 से है, इस तरीके से।
ठीक है। अब जो है बेटा ये बोलता है प्रश्नानुसार अपन बाद में ले लेंगे, ठीक है। अब जो है हमको दूसरी संख्या पता करना है, तो हम इसमें से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या बनेगी बेटा, इसमें एक जोड़ देंगे तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये आ जाएगी कितनी, x + 1। तो पहली संख्या बन गई x और दूसरी बन गई x + 1, इस तरीके से, ठीक है। अब आप लिखेंगे यहाँ क्या, प्रश्नानुसार या शर्त अनुसार, जो वो बोलता है वैसा, जैसा आपको लिखना है, ठीक है। अब ये बोलता है कि ये जो संख्या हमने प्राप्त की, इनका गुणनफल 306 है। तो बेटा हम यहाँ लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर से 306, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पहली क्रमागत धनात्मक संख्या गुणा दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या का गुणनफल कितना है, 306। पहली संख्या हमने मानी है x, दूसरी संख्या हमने मानी है x + 1 और बराबर से हो जाएगा बेटा कितना, 306। x का अंदर गुणा कर देते, क्या हो जाएगा, x², x का 1 से गुणा किया, x बराबर से 306, 306 का पक्षांतर किया, x² + x अंदर लाया तो कितना, 306 और बराबर से 0। तो बेटा ये हमको समीकरण यहाँ प्राप्त हो गया, ऐसा करके। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 3। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो एज है वो रोहन की छुपाई गई है बेटा, ठीक है। तो अगर रोहन की आयु हमको पता हो जाए तो उसमें 26 जोड़कर हम उसकी माँ की आयु प्राप्त कर सकते हैं। उनकी आयु का वर्ष, आयु काय में रहती है, वर्ष में होती है बेटा, ठीक है। आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, ठीक है। आज जो वर्तमान आयु है उसमें 3 वर्ष अगर और बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो फिर दोनों के आयु का गुणनफल जो है वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यहाँ हमको रोहन की आयु नहीं मालूम है। अगर रोहन की वर्तमान आयु हमने मान ली तो उसमें 26 जोड़कर उसकी माँ की आयु प्राप्त हो जाएगी। अब क्या शब्द आया यहाँ, पश्चात, यानी भविष्य की बात हो रही है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष अगर बाद उसमें दोनों की आयु में 3-3 वर्ष बढ़ा देंगे तो जो आयु हमको प्राप्त होगी वो आयु का गुणनफल अगर हम करते हैं तो वो कितना होता है, 360 होता है। देखो यहाँ पर कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले, माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितनी है बेटा, 100 वर्ष, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब रोहन की आयु पर मम्मी की आयु डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर हमने x इसकी मान लेते रोहन की आयु 10 वर्ष है, तो रोहन की मम्मी इससे 10 वर्ष 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो इसमें 26 जोड़ लेंगे बेटा, तो कितना हो गया, ये 36 वर्ष की हो जाएगी, ऐसा करके। तो ये 10 के जगह हमारे पास क्या है, x है, ठीक है। तो हमको x में कितना जोड़ना पड़ेगा, 26 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे रोहन की माँ की आयु ठीक है। तो माँ की भी कौन सी आयु रहेगी बेटा, ये वर्तमान आयु रहेगी। तो माँ की आयु कौन सी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x + 26 वर्ष, ऐसा करके। बहुत सरल है, बड़ा आसान है। अब क्या बोलता है कि अब से 3 वर्ष पश्चात,
ठीक है, गुणनफल कब का बोल रहा है? 3 वर्ष पश्चात का। तो अब हम यहाँ लिखेंगे हेडिंग 3 वर्ष पश्चात की आयु। ठीक है, तो पहले अपन लिखेंगे रोहन का टॉपिक, रोहन की आयु कितने वर्ष बाद है बेटा? ये 3 वर्ष बाद। तो रोहन की वर्तमान x है तो कितनी हो जाएगी? x + 3 वर्ष। अब लिखेंगे हम रोहन के माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु। ठीक है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी है? x + 26 और +3 कर देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा x + 29 वर्ष, ऐसा करके। ठीक है, ये कब की आयु है? ये है 3 वर्ष पश्चात की। अब लिखेंगे बेटा आप क्या? प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में ये क्या बोल रहा था कि 3 वर्ष बाद की जो आयु प्राप्त की हमने, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का गुणनफल जो है वो कितना है? 360 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x + 3 × x + 29, दोनों का गुणनफल ले लिया बेटा, और कितना है ये? 360, इस तरीके से। ठीक है, गुणा कर लेता हूँ मैं इसमें, तो ये हो जाएगा x², x का 3 में किया बेटा तो 3x, 29 का x में किया तो 29x, 29 का 3 में गुणा किया तो 3 से गुणा कर लेंगे बेटा, 3 9 27 के साथ 2 कैरी लगे, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 हो गया। ठीक है, 360 को मैं अंदर ले आता हूँ तो -360 हो जाएगा और बराबर से 0। हल कर लेते हैं, यहाँ देखो x² + 29x और 3x कितना हो गया? ये 32x हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 32x, ऐसा करके। ठीक है, और यहाँ बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस लग जाएगा। 360 में से 87 हम घटा देते, 360 में से कितना? 87 घटा देते, तो एक कैरी लेते, 10 में से 7 गया बेटा तो 3, 5 में से एक और, फिर यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, एक निकल गया तो बेटा कितना? 273। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 273 बराबर से 0। तो बेटा ये है आपका क्या? समीकरण। इस तरीके से इसको प्राप्त करेंगे। तो बेटा ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, गति पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, बड़े हार्ड होते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है, लेकिन इसकी एक ट्रिक मैं बताऊंगा और ये बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, देखो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो एक रेलगाड़ी है बेटा जो 480 किलोमीटर तक चलती है, ठीक है, और उसकी चाल जो है वो एक समान चाल होती है। यदि इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यानी इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम कर दी जाए, ठीक है, कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अगर 8 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 8 किलोमीटर की रफ्तार कम नहीं की होती तो ये 3 घंटे पहले पहुंचती। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर जो है हमको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बेटा इसमें। ठीक है, तो मैं आपको जो है एक चीज़ यहाँ पर बताने चाह रहा हूँ। देखो, अगर हम मान लेते हमारे पास एक जो है इस तरीके से 2 स्टेशन है, ठीक है, मान लेते यहाँ पर एक स्टेशन हमने लिया, सपोज एक तीगांव नाम का एक स्टेशन ले लेते हैं, और बेटा ये एक ले लेते हैं हम यहाँ से क्या, नागपुर। ठीक है, ये 2 स्टेशन हमने ले लिए यहाँ पर। अब हमारी जो ट्रेन है, दोनों ट्रेनों के मतलब दोनों स्टेशनों के बीच की जो दूरी है बेटा वो कितनी है? 480 किलोमीटर है, इस तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ पर सिर्फ समय की बात करेंगे, सिर्फ टाइमिंग की बात करना है बेटा, समय समीकरण बनाना है हमको। ठीक है, हमको ये सब बाकी चीज़ों में नहीं उलझना है, सिर्फ समय समीकरण। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ट्रेन की जब स्पीड कम नहीं की थी, ठीक है,
तो ट्रेन यहाँ से पहुँच गई 3-4 घंटे में, सपोज पकड़ लेते हैं हम, ठीक है, 4 घंटे में पहुँच गई। अब हमने क्या किया, स्पीड कम कर दी, ट्रेन को जो है वो स्लो चलाया, कम स्पीड में चलाया, तो यही ट्रेन ने इतने ही किलोमीटर की दूरी जो है वो समय लगा दिया कितना, 6 घंटे, ठीक है, ये 4 आवर में और ये 6 आवर में। अगर हमको इन दोनों का डिफरेंट पता करना है तो हम क्या करेंगे, 6 आवर में से 4 आवर को घटाकर यहाँ लिखेंगे क्या, 2 आवर, इस तरीके से, ऐसा करके। एक चीज़ ये हमको याद रखना है, समय समीकरण, ऐसा करके बड़े समय में से छोटा समय घटाकर जो टाइम बचेगा उसको हमको यहाँ लिखना है। तो बेटा हमारे पास जो टाइम है वो कितना है, 3 घंटे, इस तरीके से, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं समय। सबसे पहले तो हम समय निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेते, माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, ठीक है, सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमने चाल मान लिया, ठीक है। अब जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर चाल, तो यहाँ लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, कि कमी करने पर चाल, रेलगाड़ी की सामान्य चाल, यहाँ चाल लिखना पड़ेगा बेटा, इस तरीके से, कमी करने पर चाल। क्या किया, इसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम कर दी, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 कम कर दिया, इसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, ठीक है, ये निकल गई बेटा चाल। अब हम निकालेंगे समय। तो हमने विज्ञान में जो है सूत्र पढ़ा है, चाल बराबर से क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो है समय का अगर मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा समय बराबर से, समय यहाँ आ गया, चाल यहाँ चली जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, दूरी, और बटे आप लिख सकते क्या, चाल, ऐसा करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है वो समय निकाल लेता हूँ कि सामान्य चाल पर कितना टाइम लगा, और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम करने पर समय कितना लगा, ठीक है। तो पहला हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्या, सामान्य चाल, सामान्य चाल से लगा समय। ज़्यादा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है, सामान्य चाल से लगा समय। तो समय बराबर से क्या है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है बेटा, 480 किलोमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 480, और चाल कितनी है, सामान्य चाल x, इस तरीके से, और आप यहाँ लगा देंगे h, घंटे, या आप घंटा लिख दो यहाँ पर बेटा, इतने घंटे ये लेती है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, 8 किलोमीटर की कमी करने पर लगा समय, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते, चाल में कमी करने पर लगा समय, ठीक है। तो अब उतनी ही दूरी ये कितने समय में तय करेगा, तो फिर दूरी कितनी है, 480, यही वाले सूत्र से, और चाल क्या लिया बेटा हमने यहाँ पर, x माइनस 8, और यहाँ आ गया घंटे। बस आपको यहाँ पर ये 2 टाइम हमको यहाँ निकालना है, इस तरीके से, ठीक है। और इसमें ये देखना है बेटा, देखो इसमें तो इन्होंने यहाँ टाइम दे दिया, 3 घंटे अधिक लेती है, यहाँ लिखा आएगा 3 घंटे कम लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है, 2 घंटे ज़्यादा लेती है, 1 घंटा कम लेती है, 1 घंटा पहले पहुँचती है, 1 घंटा बाद में पहुँचती है। तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस 2 समय हमको यहाँ निकालना है और देखना है कि इसमें से दोनों में बड़ा समय कौन सा है।
ठीक है। तो देखो बेटा बड़ा समय क्या होता है, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। देखो मैंने लिया यहाँ 16 और बटा 4, फिर मैंने लिया बेटा यहाँ 16 और 4 माइनस 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा हूँ 4 और यहाँ लिखा हूँ 4 माइनस 2। 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, हमको इससे मिल रहा है बेटा 4, ठीक है। और यहाँ मिल रहा है 16 बटे 4 में से 2 गया तो 2, 2 एकम 2, 2 आठे 16, तो बेटा हमको मिल रहा है यहाँ 8, ठीक है। तो कौन सा भिन्न बड़ा हुआ फिर, ये हमको यहाँ पर चेक करना है। तो हमको यहाँ पर कौन सा भिन्न बड़ा लग रहा है, देखो 4 में से 2 घटा दिया हमने, 4 में से 2 घटा दिया तो बचा कितना 2, तो हमको प्राप्त हो रहा है 8, यानी ये जो भिन्न है बेटा ये बड़ा हुआ। और यहाँ पर हमारे पास केवल 4 लिखा है, 4 से डिवाइड किया हमने तो हमको मिल रहा है यहाँ केवल 4, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ देख रहे समय समीकरण के अनुसार तो 480 बटे x माइनस 8, ठीक है, ये वाला जो समय है ये कैसा है, ज़्यादा है। कैसा है, ये ज़्यादा है, ये बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर हर छोटा हो रहा है, x में से 8 घट रहा है, हर कम हो रहा है, हर कम होता है तो वो भिन्न बड़ा होता है। जहाँ हर बड़ा है, ठीक है, तो वो भिन्न छोटा होता है। तो ये वाला जो टाइम है वो बड़ा हुआ। तो आप बड़े टाइम को बड़े टाइम में से छोटा टाइम घटाकर अंतर लिख देंगे कितना, 3 घंटा। तो ये बहुत आसान ट्रिक है बेटा, आप यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार इस तरीके से, और बड़ा समय हम लिखेंगे यहाँ कितना 480 और बटे आ जाएगा कितना x माइनस 8, और इसमें से घटा देंगे हम छोटा समय 480 बटा x, और जो डिफरेंट है दोनों का कितना है 3 का अंतर, 2 का अंतर, 3 घंटे लेती है। जितने भी घंटे लिखे हो बेटा तो उसको लिख देंगे आप कितना यहाँ पर 3। ये बहुत आसान होता है और बहुत इजी होता है। देखो इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो देखो मैं इसमें 480 कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो 480 कॉमन निकल गया, क्या बचा 1 बटा x माइनस 8, यहाँ आ गया x माइनस 8, फिर क्या है माइनस 1 अपॉन x, और बराबर से बेटा हमारे पास में है इधर 3, इस तरीके से, ठीक है। 480 को 3 के बटे में पहुंचा देंगे, लेकिन पहले इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं। यहाँ आ गया x, ये लगा माइनस, x माइनस 8 का गुणा किया तो माइनस आ गया x माइनस 8, और बटे में आ जाएगा बेटा x का इसमें गुणा करेंगे तो x माइनस 8 बराबर से हो गया 3, और बटे में आ जाएगा कितना 480, इस तरीके से। x माइनस से अंदर गुणा करेंगे, माइनस x माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आ जाएगा 8, नीचे x का अंदर गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा x² और माइनस आ जाएगा 8x, बराबर से 3 से डिवाइड होता है बेटा, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 4 में एक बार भागा, ठीक है, 3 छंग 18 और आ गया 0, इस तरीके से, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया तो बच गया 8, नीचे आ गया x² माइनस 8x, बराबर से आ गया 1 बटे 160, इस तरीके से। तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो पहले चर राशि का, तो ये आ गया x² माइनस 8x, बराबर से अब इधर गुणा कर लेंगे बेटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 160 गुणा 8, इस तरीके से। x² माइनस 8x बराबर से गुणा कर लेते, 8 शून्य शून्य, 8 छंग 48 के 8, 48 के 8, कैरी लगे 4, 8 एकम 8 और 4 12, तो ये आ गया बेटा 1280। x² माइनस 8x अंदर लाया तो 1280 बराबर से हो जाएगा 0। तो ये है बेटा आपका क्या समीकरण, इस तरीके से।